नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और मैं हूं कवीन सचान। और देश देशांतर में आज बात होगी श्रम सुधारों की। संगठित और असंगठित क्षेत्र के करीब 40 करोड़ श्रमिकों को देश भर में अब एक समान न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। संसद ने वेतन संहिता विधेयक 2019 पर मोहर लगा दी है। तो आज कार्यक्रम में समझेंगे कि किस तरीके से इस विधेयक के पास होने के बाद देश में जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी दिशा और दशा बदलने वाली है। क्या कुछ इस नए बिल में है और जो मांग हो रही थी श्रमिक संगठनों की ओर से उसे कितनी जगह मिली है। हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं CK सजी नारायणन हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय मजदूर संघ से, आपका स्वागत है। हमारे साथ अजय शंकर जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी DIPP और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सर स्वागत है। और शुभम भट्टाचार्य जी, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नारायण जी आपसे करना चाहूँगा। ओवरऑल अगर हम इस बिल को देखें, तमाम अरसे से मांग हो रही थी, राज्यों में बहुत अलग अलग, मैं कहूँ कि डिस्पैरिटी थी। एक अलग अलग जो मिनिमम न्यूनतम वेतन की बात होती वो बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा था। किस तरीके से देखते हैं और क्या वो तमाम चीज़ें आपको लगता है जो कि एक नए रास्ते की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं अगर हम श्रम सुधारों को देखें देश में? अभी भारतीय मजदूर संघ इस कानून को, वेज कोड को पूरी तरह स्वागत किया है, क्योंकि आखिरी मजदूर तक एक कानून का फ़ायदा आता है। इसका यूनिवर्सल लॉ ऐसा बोलते हैं। वो इतिहास में पहली बार एक वेज लॉ दैट हैज़ बिकम यूनिवर्सल एंड एट प्रेजेंट केवल 7 से 10% तक मजदूर अभी वेज कोड के दायरे में आते हैं। इसलिए ये हमने बताया ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून है। और इसके अलावा बहुत सारा नया कुछ इस बीच में लाया है, जैसे एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर और नया एक लेबर रिलेशंस खड़ा किया है, वो सप्लाई चेन। मेनी मल्टीनेशनल्स दे आर हैविंग सप्लाई चेन टाइप ऑफ सिस्टम। सो even directly or indirectly employed workers also will be covered. This is a new dimension for the law. So it is going to be a very revolutionary law as far as the unorganized sector workers are concerned. Okay. अजय सर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बात करूं, अगर वेतन को जो मेहनताना कहूं या मैं पारिश्रमिक कहूं, इसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के राज्यों के अपने नियम हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। अगर हम किसी एक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य से वहाँ के न्यूनतम वेतन की तुलना करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर दक्षिण के राज्यों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। कहीं पर 20 से 40% तक का फ़र्क था। वेतन को लेकर जो नया बिल है जो कि पास हुआ है, किस तरीके से उसमें समानता लाने की तरफ आगे देख रहा है और राज्यों में इसे कैसे लागू करेंगे हम? इसमें एक बड़ा फाइन बैलेंस है इस कानून में कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को अधिकार है कि एक मिनिमम फ्लोर वेज निश्चित करे। तो फ्लोर वेज के ऊपर हर राज्य सरकार को छूट है कि वो उसके ऊपर वेज फिक्स कर सके। इसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि केंद्र सरकार कुछ भिन्न तरह के मजदूरों के लिए भी नेशनल मिनिमम वेज तय करे। तो कानून में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो जैसा आपने कहा कि इसमें अब हर मजदूर इस कानून के अंतर आ गया है, कवरेज बढ़ा दिया गया 100%। तो एक ये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियाँ होंगी, लेकिन कोई भी नया बड़ा कदम लेते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियाँ होती हैं। दूसरी जो इसमें बहुत बड़ी बात है और वो भी समझने के लिए आवश्यक है कि अभी तक कई कानून थे, 4 कानून थे और मिनिमम वेज के डेफिनेशंस, वेज का डेफिनेशन अलग अलग था। तो जो 44 लेबर के कानून थे और वो जो 4 कोड में लाए जा रहे हैं, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा छोटे उद्यमी को मिलेगा, क्योंकि जो बड़े उद्यमी हैं उनके पास तो बड़ा विभाग होता है, बहुत लोग होते हैं, कानूनी की बारीकियाँ समझ लेते हैं और लेबर विभाग से संपर्क अच्छा बना लेते हैं। लेकिन मैं कॉलेज से निकला हूँ, मैंने एक छोटा सा धंधा शुरू किया। अब ये 4 कानून और तरह तरह के डेफिनेशन तो हमारे बस का तो है नहीं। तो बहुत से हमारे छोटे उद्यमी ये कर रहे थे कि बड़े नहीं हो रहे थे, इस डर से कि हमारे ऊपर रेगुलेटरी जो है बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। तो अब अगर सरलता आ जाएगी तो उनके ऊपर ये जो संकोच था वो कम हो जाएगा। एक रूपता, सरलता, आपने दोनों इसके साथ। हाँ।
तो ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए देश में बहुत ज़रूरी है कि जो नए उद्यमी बने और वो बड़े हों, और जो अभी छोटे उद्यमी हैं वो भी बड़े हों, और जो असफल हों वो बंद करके कहीं और चले जाएं। तो जहाँ की कन्वेंशनल लेबर लॉज अप्लाई होते थे, वहाँ हमारे पास बहुत कम उदाहरण है पिछले 20-25 साल में कि कोई नया उद्यमी काम शुरू कर बहुत बड़ा बना हो। आईटी सेक्टर में क्योंकि ये कानून लागू नहीं थे, तो वहाँ आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि लोगों ने घर से, गराज से शुरू किया और मल्टीनेशनल बन गए। तो इन लेबर रिफॉर्म से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब ब्रिक और मोर्टर की इकॉनमी में अच्छे कारोबार या मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे कुछ नए उद्यमी होंगे जो कि बड़े होंगे, नाम बनाएंगे देश में और विदेशों में। तो भी एक उम्मीद बनती है इस कानून से। शुभा, अगर मैं पुराने जो मौजूदा कानून, जैसे कि कहा सर ने कि बहुत है कि कई सरकार 13 से ज़्यादा कानून अलग अलग तरीके से और एक रूपता के लिहाज से 4 को वेज कोड के तौर पर लाया गया, एक साथ मिलाकर कई अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। प्रमुख जो चीज़ें हैं, मैं कहूँ कि इस बिल के साथ जिस पर संसद ने मुहर लगाई, क्या कुछ बदलने जा रहा है, जिस पर खास फोकस सरकार ने किया है इस बिल को रखते वक्त, उसे पास कराते वक्त? इससे सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि राज्य जिसमें केंद्र सरकार के अंडर जितने सारे श्रमिक या जिस तरह के सेक्टर्स को मानते हैं, रेलवेज, माइंस, इन सारे क्षेत्रों में केंद्र सरकार का ये जो कानून है वो इमीडिएटली लागू होगा। लेकिन बहुत ज़्यादातर सेक्टर्स में राज्य सरकार अपना प्रावधान लाते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर फ़र्क आ जाएगा कि राज्यों में जो वेजेस सेट होंगे उनके भी अपने दायरे के जो हैं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट वेजेस सेट नहीं कर सकते हैं, उन पे भी ये लागू रहेगा। और आई थिंक शायद जी भी वो बात एग्री करेंगे कि उनके भी ये रहेगा कि मिनिमम वेज जो सेंटर तय करने हैं उसके इक्वल या उससे ऊपर का रखना पड़ेगा। तो ये फ़र्क तो ज़रूर आता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे राज्यों में ये जो मिनिमम वेजेस का इन्फोर्समेंट है, ये इन्फोर्समेंट कहीं ना कहीं चूक जाता है कि आपने कितना वेजेस का सेट किया, आपने बता तो दिया कि इतना वेजेस करना है, लेकिन किस राज्य किस तरीके से उन चीज़ों को अमल में लाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बारी उसमें ये चीज़ बहुत बारी ये कहते थे इस राज्य की, भाई बहुत सारे कानून हैं, किसके कौन सा वाला पकड़े, किसको छोड़े। तो अभी राज्य सेंटर ने कह दिया कि भाई चलो ठीक है, हम 4 मोटे मोटे ग्रुप्स में सारे जो लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको ला देते हैं और वेजेस वाला चीज़ को एक पर्टिकुलर एक जगह पे केंद्रीभूत करते हैं, जो अभी दोनों सदनों ने पास कर दिया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखने का ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को सिर्फ इसी कोड के तहत में रहिए। आप बहुत सारे, अगर आपके वाणिज्य स्टेट के पास उतना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, और होता भी है, जैसे महाराष्ट्र के पास जो कैपेसिटी है वो निश्चित ही उड़ीसा के पास नहीं होगा, या कर्नाटक का, क्योंकि ये सारे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, तो इनके पास जो लेबर कानून चलाने की इनकी जो क्षमता है वो छोटे राज्यों के पास नहीं होता है, या जिनके पास उनके उतने उद्यम नहीं है, उनके पास बहुत सारे वजह होते हैं। इन सारे स्टेट्स के लिए फ़ायदा होगा कि वो ये कोड को लेकर आप अपना खुद अगर माथापच्ची ना करे तो इस कोड के तहत ही चले, तो बहुत कुछ उनके लिए आसान हो जा सकता है। एंड इसलिए ये काफ़ी वेलकम स्टेप है। और जिस तरीके से अगर बात करूँ शंकर सर की, जो फ्लोर वेज की बात हुई है, पहले का जो फार्मूला था वो किस तरीके का था, और इसमें एक भी जो एरिया दिया गया कि किस तरीके से एक मिनिमम फ्लोर वेज की बात होगी, उसके बाद राज्यों के ज्योग्राफिक जो वो है उनकी स्टेटस है उसके लिहाज से वो अपना उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं, या फिर अलग अलग राज्यों में उसे और ऊपर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर वेज से ऊपर ही रहना पड़ेगा, नीचे नहीं आ सकते हैं आप। ऐसा ये तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि अगर मैं बिहार या बंगाल या उड़ीसा में हूँ, यहाँ गरीबी बहुत है, तो हम चाहेंगे कि हमारा मिनिमम वेज तो रहे, लेकिन महाराष्ट्र से या दिल्ली से कम हो, जिसमें कि हमारे यहाँ उद्यमी इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रोज़गार हमारे यहाँ हो। तो इतना बड़ा देश है हमारा और आर्थिक असमानता इतनी अधिक है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता थी, और ये अच्छी बात है कि इस कानून में ये फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो आप पहले कह रहे थे इन्फोर्समेंट की बात, तो वो तो चुनौती रहेगी, आज भी रही है और रहेगी। लेकिन कानून जब बन जाता है तो पहला बड़ा कदम लिया जाता है कि उसका अनुपालन हो, और हमें तो विश्वास है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा और इसका इन्फोर्समेंट अच्छा होगा तो एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हमारे समाज में आएगा। जी, जब
मिनिमम वेजेस के साथ साथ ओवर टाइम का इसमें फिक्स किया गया है, ड्यूटी के आवर कैसे होंगे तय करेंगे, और जो मिनिमम वेजेस की बात है उसमें भी जो नियोक्ता है राज्य सरकार और कमेटी वो मिलकर उसको तय करेगी। अभी का जो पैटर्न था उसमें दिक्कत क्या थी, क्या और कितना उससे अलग ये है? क्या अभी की जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस थे उससे बाहर निकलते हुए जो फॉर्मूला है ये उसको ठीक कर पाएगा? नो, ये ओवर टाइम बाकी सब चीज़ अभी नया एक दूसरा कानून भी है, दैट इज OSHN वर्किंग कंडीशंस लॉ, उसमें भी आता है। इसलिए मिनिमम वेजेस, ये वेज कोड में इसको ज़्यादा महत्व नहीं आता है। वेज कोड में ज़्यादा से ज़्यादा ये वेतन के बारे में ही आता है। इसमें एक और चीज़ हम सोचने वाली चीज़ है, 1948 में एक फेयर वेजेस कमेटी था। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की वेजेस के बारे में मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस, ऐसा एक 3 स्टेप्स में आगे बढ़ने के लिए बताया। अभी 70 ईयर्स के बाद भी हम मिनिमम वेजेस के बारे में अभी वो भी लागू किया नहीं, केवल 7 to 10% इज कवर्ड राइट नाउ। अभी यूनिवर्सल कवरेज आने के बाद अभी एक समय आ गया कि हम आगे थोड़ा फेयर वेजेस के बारे में भी चर्चा करने की एक समय आ गया। अभी तक ऐसा नहीं, मिनिमम वेजेस लागू करने के कैसे कर सकते ऐसा। इसलिए फ्लोर लेवल वेजेस, इसका महत्व ऐसा है, हमने जो डिमांड कर दिया एक नेशनल मिनिमम वेजेस होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों ने इसको विरोध कर दिया, इंडस्ट्री ने विरोध कर दिया, क्योंकि वो यहाँ स्टेट्स का डिफरेंट इसके कारण। लेकिन फिर पहले ड्राफ्ट में नेशनल मिनिमम वेजेस था, उसको चेंज करके अभी इंडस्ट्री भी उसके विरोध किया था, इसलिए नेशनल फ्लोर लेवल वेजेस वो नाम दे दिया था। अभी धीरे धीरे उसको बढ़कर एक नेशनल मिनिमम वेजेस के तरफ के जाना है, और कई सेक्टर्स में हम फेयर वेजेस के बारे में भी सोचना है। ऐसा ये क्रांतिकारी सोच सबके मन में आना है। ये वेज कोड उसके लिए बहुत आगे जाता है। दूसरा एक और चीज़ है, अभी स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारा इनिशिएटिव चलते हैं। इधर वेजेस का डिविजन होता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, प्लस हमने डिमांड कर दिया हाईली स्किल्ड भी एक कैटेगरी होना चाहिए, वो भी अभी ऐड किया गया है। तो 4, इसलिए स्किल डेवलपमेंट को भी एक इंसेंटिव देते हैं। ज़्यादा स्किल होने वाले लोगों को इंसेंटिव मिलते हैं, ज़्यादा वेतन मिलते हैं, ये भी इंसेंटिव। दैट्स ऑल न्यू थिंग्स विच इज़ वेरी 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 आइडियल एंड दैट शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। और जिस तरीके से शुभ वेजेस के साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा की एक मांग लंबे अरसे से रही है श्रमिकों को लेकर, मौजूदा जो मैं कहूँ कि प्रावधान है उससे कितना अलग है, कितने ज़्यादा मजबूत नए प्रावधान जो कि ये कोड है इसके साथ साथ जो और 2 और बिल लाए गए, उनमें क्या बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग डिस्कशन में कर रहे हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सरलता आया है। आप अगर किसी स्टेट का वेजेस, मिनिमम फ्लोर वेजेस का अगर शेड्यूल देखेंगे तो वो एक लंबा, मतलब कई पन्ने तक चलने वाला एक चीज़ है। अभी क्या होगा कि क्योंकि हर तरीके के नए जो स्किल आता है, जैसे आप बता रहे थे, नया नौकरी है, नया टाइप का बिजनेस है, उसके लिए एक नया वेजेस सेट हो जाता था। ये जो इतने सारे वेजेस जो सेट हो रहे थे, इसकी अभी ज़रूरत नहीं होगी। अभी स्टेट के लिए सेंटर कह रहा है कि भाई आप वही 4 कैटेगरी में आप वर्कर्स को बांट दीजिए, और 4 कैटेगरी में आप मिनिमम वेज से शुरू करके उसके ऊपर एक प्रोग्रेसिव एक नंबर देते जाइए कि एक मिनिमम वेज इतना है, वेजेस के ऊपर इतना होगा, सेमी स्किल के ऊपर इतना परसेंटेज होगा, और हाई स्किल में और इतना होगा। और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स के लिए आप प्रावधान कीजिए। तो यानी कि वो जो लेबर सेक्रेटरी या लेबर डिपार्टमेंट बैठ के स्टेट के हर बिजनेस के लिए अलग अलग वेजेस सेट करते थे, वो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इस कोड का एक बहुत बड़ा दान है, और इससे फ़ायदा आएगा कि स्टेट के ऊपर भी जो लेबर कंप्लायंस का ये हर इंडस्ट्री को सेट करना कि किस तरह के वेजेस हैं, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात, आप जो सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो ओवर टाइम रेट दिया गया है वो 2 times द नॉर्मल वेज। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल रेट्स में देखें तो 1.25 के करीब ही रहता है इस बारी, लेकिन इस सरकार ने कहा है कि नहीं, हम दुगना देंगे। तो दुगना अगर इंटरनेशनल हिसाब से देखें तो वो काफ़ी जेनरस है। तो वो किया गया है। साथ में एग्रीकल्चर में, जहाँ पे मिनिमम वेज का कंसेप्ट बहुत ही
एक जिसे कहते हैं एग्जिस्टेड मोर फॉर डिसरिस्पेक्ट, कि वो वेजेस का कोई सेट नहीं था, वहाँ पे ये लागू होगा मिनिमम वेजेस का। तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके से एक ये जो फ्लोर होता है, ये फ्लोर अलाउ करता है कि भाई जब कंपनीज भी आते हैं तो कंपनीज को भी पता चलता है कि भाई हमको इतना वेजेस का तो लेके चलना ही पड़ेगा, और हम किसी स्टेट में इससे कम में नहीं पहुंचेंगे। तो वेज बिल कितना आएगा, कंसिडरेशंस वगैरह, वो उनके लिए क्लियर हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो पहले अभी तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अभी सारे किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले सेट करना पड़ता था कि एक नया वेजेस का एक नया पैटर्न शुरू करो, उसको कैलकुलेट करो, कितना मिनिमम होगा, कितना ये होगा, किसके ऊपर कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, दुनिया भर के कैलकुलेशनल चीज़। और जितने सारे वैसे होते थे तो इंडस्ट्रीज़ के लिए और भी झमेला था जी। वो सारा ख़त्म हो जाने का हमें आशा है कि इस बार ही हो जाए, इससे हो जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ जो इसमें दिखती है वो वेजेस के पेमेंट की बात हो रही है। एक महीना ख़त्म होता है, अगले 7 तारीख तक आपको पे करना होगा। अगर आप डेली बेसिस पर किसी वर्कर को रखते हैं तो उसको शाम को ख़त्म होने के साथ, और वीकली बेसिस पे तो सप्ताह ख़त्म होने के साथ साथ। इसमें अभी मौजूदा प्रावधानों में क्या कुछ था, क्या यही था और इसे बदला गया है? और दूसरा, इसे अगर हम कंपाइल नहीं करवा पाएंगे या नहीं करती हैं कंपनियां, उस दशा में मौजूदा प्रावधान और बदलाव किस तरीके के? इसमें 2 तरीके के बदलाव हैं। एक तो इन्फोर्समेंट की जो बात हो रही थी, तो अभी तक सरकार के सामने एक सीमा थी कि हमारे पास कर्मचारी श्रम विभाग में कम है। तो मान लीजिए 1000 यूनिट्स हैं एनसीआर में, हज़ारों में है, तो हमारे पास 150 इंस्पेक्टर हैं, तो वो हज़ारों का निरीक्षण कैसे करेंगे, कैसे उसको इन्फोर्स करेंगे। तो एक चर्चा रही है कि कुछ थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का सिस्टम अगर हमारे देश में आए तो बहुत से कानून हैं, उनका इन्फोर्समेंट बेटर हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस कानून में एक्सेप्ट किया गया है, एक फ्रेज फैसिलिटेटर यूज़ करके। ओके। तो फैसिलिटेटर सरकारी ढांचे के बाहर भी हो सकता है, मेरा जो समझ है इस कानून का। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे कंपनीज के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं, उसको इनकम टैक्स वाले भी मान लेते हैं, सरकार भी मान लेती है। कमियां होती हैं तो दंड का भी प्राविधान अब आ रहा है। तो वैसे ही बाकी जो रेगुलेटरी ढांचा है उसमें अगर एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का सिस्टम आ जाए और वो अच्छा हो तो उससे इन्फोर्समेंट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो कुछ हद तक हमने देश में देखा है कि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं कपड़े वगैरह को, तो उनके लिए जो वो उनके ख़रीदार हैं विदेशों में, वो चाहते हैं कि भाई हमारी कोई बदनामी ना हो कि हमारा माल चाइल्ड लेबर से आया है या और कोई एनवायरनमेंट कानून को वायलेट करके आया है। तो उन्होंने अपना सिस्टम थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का किया है। तो भारत से भी जो माल जाता है तो उनके लोग आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, संतुष्ट रहते हैं कि बदनामी आगे नहीं होगी, तो तभी माल लेते हैं। तो इस कानून में पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट कानून में आया है कि हम किसी और तरीके से भी इन्फोर्समेंट या कंप्लायंस को हम देख सकते हैं। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा देखना होगा, बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पहली बार ये प्रयास होगा। और ये सही ढंग में हो वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि मज़दूरों को न लगे कि साहब जो पहले इन्फोर्समेंट होता था उससे भी कम हो गया। और दूसरी तरफ ये भी आवश्यक है कि एक फ्रेंडली वातावरण में सुधार हो, परिवर्तन हो। तो इसमें ये भी रखा गया है कि अगर वायलेशन हो तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल तक रहे तब आपको जेल वेल जाने की संभावना होगी, उसके पहले नहीं। तो भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि बहुत से कानून ऐसे होते हैं कि पहले ऑफेंस में ही इंस्पेक्टर आपको जेल भी भेज सकता है। तो उससे उद्यमी थोड़ा डर के रहते हैं और बहुत से लोग फिर छोटे ही रहना चाहते हैं, बड़े नहीं बनना चाहते हैं। तो ये एक नई दिशा में जो मैंने कहा कि किस तरीके से इसे अमल में लाएंगे। जो मौजूदा था कि अगर न्यूनतम आप मजदूरी कम देंगे, दूसरा अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से ओवर टाइम की बात हो रही है, या फिर अलग अलग कैटेगरी में स्टेट में जो होता था कि आप अपील करते थे, कंप्लेन करते थे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि नया जो कानून जब आएगा अस्तित्व में, किस तरीके से उसको दूर कर पाएगा, इन कमियों को कैसे दूर करेगा, वो दूर करने की कितनी क्षमता उसमें दिखती है राज्य स्तर पर? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।
अभी लेबर लॉस को कोडिफिकेशन 44 कानून को 4 कोड में लाने की ये मामला आया था। उस समय ट्रेड यूनियन लोगों ने बताया कि इससे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन का मामला हमारे सामने है, क्योंकि आखिरी मजदूर तक लेबर लॉस का फ़ायदा कैसे ला सकते। इसलिए हमने बहुत सारा ऑप्शंस के बारे में सोचा था। और इंस्पेक्शन सिस्टम कुल आबादी को तुलना करके बहुत कम है। 50 करोड़ लोग हैं, लेकिन इंस्पेक्शन सिस्टम बहुत कम है। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने एक सोल्यूशन सरकार के सामने रखा था कि मजदूर और ट्रेड यूनियन को प्रोसिक्यूशन का अधिकार देना। यही है। इसका मतलब क्या है? आखिरी जो ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले मजदूर भी अपना वेतन नहीं मिलते तो नज़दीक के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके उनको कंप्लेंट फाइल कर सकते। अभी केवल इंस्पेक्टर को कर सकते। इंस्पेक्टर का कितना कहाँ तक कर सकते? पूरे साल में केवल 15,000 प्रोसिक्यूशन पूरे देश में होते रहते हैं। अभी सिर्फ 15,000 15,000 संख्या में। तो इसका मतलब ये चीज़ टोटली इनफेक्टिव। लेकिन इस वेज कोड में सेक्शन 52 दैट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी हिस्टोरिकल एंड revolutionary provision where the worker can directly go for the prosecution. That is, worker is getting the powers of an inspector. Okay. जो powers अभी तक इंस्पेक्टर वो करते थे, वो सारा अभी आम मजदूर और इनका ट्रेड यूनियन को मिलते हैं। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन का 50% ये सेक्शन 52 से अभी हो जाएगा। अभी इसके बाद ये वेज कोड का रूल्स बनना है। कई सेक्टर्स के लिए रूल्स बनना है, स्कीम्स बनना है, ऐसा कई चीज़ बनना है, वो भी हो जाएगा। फिर भी सेक्शन 52 के कारण हर मजदूर अगले पास होने के नेक्स्ट डे उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट में हमको वेतन मिला। ज़्यादा पावर उसके पास आ गई, ताकत आ गई है। इट्स एन एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर, द कॉमन वर्कर। दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस कानून। तो मैं इसका दूसरे पार्ट पर आता हूँ कि जब वेज कोड को इस तरह से बनाया गया, इस लागू करने की तरफ सरकार बढ़ चुकी है, इसका इम्पैक्ट अगर इंडस्ट्री के लिहाज से, इकनॉमी पर और जो छोटे या मझोले मैं कहूँ कि जो उद्यमी हैं या उद्यम हैं, उस पर किस तरीके का दिखेगा और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा चीज़ ये इन्होंने जैसे जो बताया सेक्शन 52 वाला, अगर अभी इस प्रावधान के वजह से सारे एम्प्लॉयर इसमें तैनात रहेंगे कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स में ये ज़रूर दिखे कि हमने मिनिमम वेज दिया है। और वो दिखाने का एक अभी अपने सवाल पूछा था कि कैश में देंगे, चेक में देंगे, वगैरह किस में देंगे। तो अभी एम्प्लॉयर के लिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर इफ़ दे वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे। क्योंकि अगर खाते में आप लिख के दे रहे हैं कि भाई हम दूसरे झमेले से बच जाए और मजदूर जाके कंप्लेन कर दे या मिनिमम वेज का अमल नहीं हुआ है, तो उनके तो कोई वो खाता तो कोई काम में नहीं आएगा, उल्टा वो लंबा कोर्ट केस में फंस जाएंगे। तो ये अभी उनके सुनते हुए मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत बड़ा चेंज आएगा कि बहुत सारे जो छोटे मध्यम उद्योग वाले हैं वो सीधा कहेंगे कि भाई हम तो झमेले में नहीं जाएंगे, हम तो सीधा उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेज पेमेंट करेंगे। कैश पेमेंट पर रोक लग जाएगी। कैश पेमेंट में बहुत बड़ा, क्योंकि कैश पेमेंट में तो उसके पास तो कोई रसीद, वो तो कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा। वो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लेबर उसको कोई तंग करने के लिए करेगा, लेकिन अगर लाखों में एक केस भी हुआ उसमें भी एक डर या शंका का माहौल तो ज़रूर पैदा होता है, और हो ही सकता है क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड तो भाई है नहीं। तो आप किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आपने इतना वेज दिया था, जब आप वेज देने से हमेशा हमने देखा है बहुत सारी जगह पे सही वेज देने से कतराते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसका असर एक बहुत बड़ा फ़र्क ये आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेजेस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मुझे अभी इमीडिएटली ये सुन के लग रहा था कि सच में ये बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मिनिमम वेज वैसे भी सेंटर अगर इन्फोर्स कर रहे हैं, चूँकि यह बहुत मतलब बहुत हर स्टेट अपना दिखाना चाहेगा कि भाई हमारे यहाँ पे मिनिमम वेजेस इन्फोर्स होता है इंडस्ट्री को लाने के लिए, दूसरों को मतलब हर एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेट दिखाने के लिए, तो निश्चित ही ये एक जैसा कि पॉजिटिव स्टेप रहेगा कि स्टेट्स के लिए भी कहना कि भाई हम कितने हद तक हम इस कानून को जो सिंपल किया गया है
कितने हद तक इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर्स हैं उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि भाई वो दिखाएं कि भाई कितने परसेंटेज ऑफ कंपनीज में ये अमल में लागू हो चुका है। एक आखिरी कमेंट है, जैसे कि इम्पैक्ट अगर बात करूं उद्योग जगत पर, मझोले उद्योगों पर, या फिर जो नए उद्यमी बन रहे हैं उन पर किस तरीके से दिखेगा? नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इसका एक और होगा जिस पे कि कम चर्चा होती है कि हमारे देश में बहुत से उद्यमी ये मान के चलते हैं, धंधा करते हैं कि हम वेतन जितना कम रखेंगे उतना हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा। वो ये नहीं समझते कि अगर हम मिनिमम वेज या अच्छा वेतन देंगे तो श्रमिक की उत्पादकता बढ़ेगी और उत्पादकता जो बढ़ेगी तो उसका मुनाफा हमें ही आएगा। तो अगर इसको हम वैसे ढंग से देखें तो वही मशीन हमारे देश में है और वही मशीन चीन में है, लेकिन उस मशीन पर उत्पादकता चीन में ज़्यादा है, हमारे देश में कम है। तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि हमारा श्रमिक उतना उस मशीन से उतना उत्पादन नहीं कर पा रहा है। और उसके पीछे कारण ये है कि अगर वो घर में ठीक से खा के नहीं आया है, परेशान है कि बच्चों को कैसे फीस देगा, अगर थक के आया है, पहले फैक्ट्री में पहुंच के पहले उसको एक कप चाय चाहिए तब काम शुरू कर पाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसकी उत्पादकता चीन के श्रमिक के बराबर नहीं हो पाएगी। तो हमारे उद्यमी को और समाज को सोचना है कि अगर हम विश्व में कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं तो उत्पादकता हम बढ़ाएं अपने वर्कर्स की, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिनिमम वेज तो पहला कदम है। ओके। तो उस ढंग से कम लोग इसको देखते हैं और मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में सरकार ने जो नए कदम बढ़ाए हैं श्रम सुधारों की तरफ, ये कितने मजबूत हैं और कैसे इसका असर श्रमिकों पर पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर ओवरऑल हम अर्थव्यवस्था की बात करें उस पर भी। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।